उन्नाव के गांव उन्नाव में एक बार फिर घाव पहुंचा है। उन्नाव के गांव पाठकपुर के मजरे बबुराहा में बुआ और भतीजियों पर जो बीता, उसने एक बार फिर से महिलाओं और नाबालिग बच्चियों की सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल फिर से खड़े कर दिए। बुआ भतीजियों के हाथ पांव बंधे हुए थे, उनके मुंह से झाग भी आ रहा था और उसके बाद अस्पताल ले जाते हुए दो की मौत हो गई और एक की जान और उसकी जिंदगी अभी भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। इस बीच पुलिस ने हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर शुरुआत कर दी है जांच की और शुरुआती जांच में जहर की पुष्टि भी हुई है मृत शरीरों में। अब मामले में एक बच्ची जो जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है, हर हाल में उसकी जान बचाई जाए और बच्चियों समेत उनके परिवार वालों को इंसाफ हर हाल में मिले, इस बात को सुनिश्चित किया जाए। आखिर इन बेटियों की जान कैसे गई, बच्चियों के शरीर में जहर की पुष्टि हो ना हो, लेकिन इस मुद्दे को लेकर अब जहरीली सियासत भी शुरू होने को है। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि पुलिस का क्या कुछ कहना है और इस पूरे मुद्दे पर पॉलिटिकल रिएक्शंस क्या है। उन्नाव में 3 बच्चियों के बेहोश होने की खबर आई थी और परिवार वाले उन्हें अस्पताल ले गए थे, जहां 2 बच्चियों की मृत्यु हो गई और एक बच्ची को हम लोगों ने वहां के जिला चिकित्सालय के रिकमेंडेशन पे कानपुर शिफ्ट किया है और वहां सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने मौका का मुआयना किया है। स्थानीय पुलिस अधीक्षक, वहां के आईजी रेंज और एडीजी जोन ने खुद मौका मुआयना किया है और बच्चियों की जो पोस्टमार्टम होगा उससे जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उस पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे और अभी जो परिजन बता रहे हैं उस लाइन पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और पुलिस की विवेचना चल रही है। लड़की लड़की होती है, एक शब्द जोड़ करके उसको अन्यथा मत लीजिएगा, ना अन्यथा किसी को लेना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल कार्रवाई की है, जो भी दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा भी हमारी सरकार दिला रही है। पहले तो पता ही नहीं चलता था, आप दूर क्यों जा रहे हैं? आप इसी पौथिया में आज जाके देख लीजिए, अभी भी वो पड़ी है लड़की, 14 साल की लड़की के साथ बसपा के विधायक के भतीजों ने किया था। FIR तक नहीं हुई, आज भी वो घर में पड़ी है। हमारी सरकार तो तत्काल उस पर कार्रवाई कर रही है, चाहे वो किसी की सरकार हो। बच्चियों के साथ अन्याय है, उसको हम कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या अपराध हो गया है उत्तर प्रदेश में एक महिला होना? कितनी बर्बरता, कितनी क्रूरता, कितनी निर्ममता सहनी पड़ेगी। और आशंका मुझे यह है कि वही जो हाथरस में हुआ था, वही जो सेंगर के दौरान उन्नाव में हुआ, वही जो चिन्मयानंद के दौरान हुआ, कि पीड़िता को ही दुष्चरित्र ठहराने पर सारी की सारी सरकार और पार्टी जुट जाएगी और पुलिस तमाशबीन खड़ी रहेगी। और तो और पुलिस परिवार वालों को डराएगी, धमकाएगी, उनको सताने पे तुल जाएगी। पुलिस तमाशबीन बन जाती है, सरकार निर्मम हो गई है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो वाकई ये बड़ा संगीन मामला है। 3 नाबालिग बच्चियां मृत पाई जाती हैं, मुंह से झाग निकलता है, उनके हाथ पांव बंधे होते हैं। यकीनन इसके पीछे कोई साजिश जरूर रही होगी। बिना साजिश के इन्हें मौत के घाट नहीं उतारा जा सकता था, पहली नजर में यह समझ आता है। लेकिन दूसरी बात समझने वाली यह भी है कि अभी तो जांच शुरुआती चरण में है। जहर की पुष्टि हुई है मृत शरीरों से, लेकिन इसी बीच सियासत शुरू हो गई है, जहरीली सियासत शुरू हो गई है। इस पूरे घटनाक्रम को हाथरस कांड से जोड़ने की कवायद भी शुरू है। यह सब समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई ये मामला क्या है। हमारे साथ तमाम मेहमान होंगे। हमारे साथ इस वक्त भाजपा के प्रवक्ता अशोक पांडे जी हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजीव ओझा जी हैं, बहुत स्वागत सर आपका। सपा प्रवक्ता कपीश श्रीवास्तव हैं और GS अवाना साहब हैं, एक्स IPS। शुरुआत करते हैं इसी चर्चा की एक्स IPS GS अवाना के साथ। पहले जो पूरा मामला पहली नजर में समझ आता है वो समझने की कोशिश करते हैं। GS अवाना साहब, यकीनन ये घटना एक बार फिर से हाथरस जैसा किस्सा भी याद दिलाती है और उन्नाव में तो घाव लगते रहे, वो तो हमने देखा है। लेकिन ये 3 बच्चियां जो घर से अपने जानवरों को चराने जाती हैं, वहां पहुंचती हैं, 2-3-4 घंटे में जब लौटती नहीं है, परिवार वाले वहां पहुंचते हैं तो उनके हाथ पांव में जो बताया गया कि उनके हाथ पांव बंधे हुए थे, आसपास झाग बिखरा हुआ था। 2 बच्चियों को नहीं बचाया जा सका। एक की बच्ची की जान बेहद कीमती है,
यूं तो तीनों बच्चों की जान कीमती थी, लेकिन चूंकि हुआ क्या यह समझना बहुत जरूरी है। एक प्राइवेट और निजी अस्पताल में उस बच्ची का इलाज जारी है। भगवान से दुआ होगी कि जल्द से जल्द वो होश में आ जाए, ताकि वो जिंदा बच भी जाए और जो कुछ हुआ है, जो उन पर टूटी है, उस बात को वो बयां भी कर पाए। अवाना साहब, आपसे समझना चाहेंगे, पहली नजर में आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं? पुलिसिया जांच में अभी तक जो शुरुआती जांच में समझ आया है कि जहर था उनके शरीर में और 4 से 5 घंटे पहले उन्होंने खाना खाया था, इस बात की पुष्टि हुई है, लेकिन अभी फाइनल रिपोर्ट आनी बाकी है। आपको इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी नजर आती है? मुझे तो इसमें पूरी साजिश नजर आती है और इसके पीछे जरूर हत्यारा है। आपको क्या लगता है इस मामले में? देखिए, ये बिल्कुल आपने सही कहा, ये जघन्य अपराध है, क्योंकि जिस तरह से ये हुआ है, बाहर हुआ है, ओपन में हुआ है और एक साथ 3 बच्चियों के साथ हुआ है, तो जो जहर दिया गया है जिसकी बात हो रही है और अभी पुष्टि होनी बाकी है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कि वो जहर ऐसा था कि जिससे मौत वाक़या हो सके, तो ये जहर कोई अपनी मर्ज़ी से तो खाएगा नहीं जब 3 वहाँ पे हैं और इस तरह के हालात में उनको बहला के, फुसला के या किन्हीं और तरीके से वो जहर दिया गया होगा। और इसके अलावा जो इसमें महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि इसमें कोई आई विटनेस तो है नहीं, परंतु एक बच्ची जो अभी जीवन और मौत के बीच लड़ाई लड़ रही है, वो इसमें बड़ा विशेष तफ्तीश में योगदान दे पाएगी कि वो इस सारे तथ्यों को बताएगी। क्योंकि मुझे प्रथम दृष्टा ये एकदम हीनियस क्राइम लगता है और क्रिमिनल्स जो हैं उनका काम लगता है। ये इस तरफ कोई स्टोरी नहीं जाएगी कि किसी कोई उससे जानकारी थी और उसने बहला फुसला के ऐसे किया वैसे किया, ये बातें मुझे इसमें समझ नहीं आती हैं। ये तो मुझे स्पष्ट रूप से एक जघन्य अपराध लगता है और पुलिस ने भी इसमें जो है मर्डर के सेक्शंस में एफआईआर दर्ज की है। अभी इसमें रिपोर्ट आनी बाकी है, क्योंकि इसका जो पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम में एक मेडिकल बोर्ड ने किया जिसके 4 सदस्य जो है डॉक्टर थे, और अभी जो पॉइजनिंग के जितने केस होते हैं उसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट भी लेनी आवश्यक होती है कि जो जहर दिया है वो किस तरह का जहर है और उस जहर से क्या मौत हो सकती है, ये सारी बातें। पर जो दिखता है ऊपर से तो बिल्कुल सही मुझे मर्डर लगता है और इसमें जो क्रिमिनल्स हैं वो बिल्कुल हार्ड कोर क्रिमिनल हैं। ये किसी एक इस तरह के क्रिमिनल का काम नहीं है जो शॉर्ट टाइम है या छोटा मोटा क्रिमिनल है, उसका ये बिल्कुल काम नहीं है। और अभी कई चीज़ों की पुष्टि होनी बाकी है कि उनका उद्देश्य क्या था, क्यों उन्होंने ऐसा किया, ये सब लिंक किया जाएगा और इन्वेस्टिगेशन में ये सब चीज़ें एक के बाद एक करनी बहुत ही आवश्यक हैं। इसमें कुछ लोगों को जैसा मैंने सुना है डिटेन किया गया है क्वेश्चनिंग के लिए। उनसे क्या पता चला, क्योंकि ओपन में हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ने कुछ भी ना देखा हो। तो इसमें जो आई विटनेस हैं अगर खोजा जाएगा, उन्हें मोटिवेट किया जाएगा, परसुएट किया जाएगा, तो जो आई विटनेस हैं वो भी मिल सकते हैं। और भी साक्ष्य इसमें बहुत हैं। जो मौका है उस पर झाग पड़ा था, उसको इन्होंने सिक्योर किया। इसको जो फॉरेंसिक टीम है वो ज़रूर बुलाई गई होगी। फॉरेंसिक टीम ने जो मौका है उस मौके से क्या क्या साक्ष्य कलेक्ट किए, ये भी देखने की बात है, क्योंकि मौके पे एक लॉकहार्ट्स प्रिंसिपल है जिस पे सारी इन्वेस्टिगेशन काम करती है कि जब 2 चीज़ें कॉन्टैक्ट में आती हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर प्रभाव छोड़ती हैं, कुछ ना कुछ साक्ष्य छोड़ती हैं। ज़रूरत होती है उन साक्ष्यों को ढूंढकर और उस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा के जो असली क्रिमिनल है उसको गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करके उनको ऐसे साक्ष्य के साथ कोर्ट में पेश किया जाए कि वो छूट ना पाए। इससे जघन्य अपराध क्या होगा? बच्चियां हैं, नाबालिग हैं और उनके साथ इतना बुरा हुआ है। साहब, आपने फिर इस बात की अपनी प्रथम दृष्टया
जो आपकी सोच है उसी हिसाब से हार्ड कोर जो क्रिमिनल्स हैं उनका ये किया धरा हो सकता है। इसमें बिल्कुल। आप ये मानकर चल रहे हैं कि पारिवारिक विवाद नहीं हो सकता इसमें? देखिए, मुझे पारिवारिक विवाद बिल्कुल नहीं लगता है। मुझे ये लगता है कि ये काम मौका देखा और जो हार्ड कोर क्रिमिनल्स हैं उन्होंने किया है। इस तरह से पारिवारिक उसमें नहीं देखा गया है। इस होते हैं रेप, वो भी होते हैं पारिवारिक, पर जिस तरह से इसके हालात हैं वो पारिवारिक मुझे नहीं लगता है बिल्कुल भी। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव जी आपके पास आना चाहूंगा। और जिस तरीके से अवाना साहब ने कहा, पहले कोई गुंजाइश ऐसी लग रही थी कि पारिवारिक विवाद ये हो सकता है, हालांकि सब कुछ जांच का विषय है, लेकिन जो तथ्य और जो अपनी सोच और जो अपने एक्सपीरियंस के साथ जीएस अवाना साहब एक्स आईपीएस ने अपनी बातें रखी हैं, उस हिसाब से तो जो आपकी बात है बिल्कुल दुरुस्त है कि हार्डकोर क्रिमिनल्स ने अंजाम दिया और सत्ता जो है उसकी बेरुखी सामने आई, एक बार फिर से आई। उन्नाव के घाव जो बार बार लगते रहे, एक बार फिर उन्नाव का घाव सामने आया। इसमें सत्ताधारी पार्टी ये कह के बच नहीं सकती कि ये कोई पारिवारिक विवाद हो सकता था। देखिए कुलदीप जी, बहुत सीधी सी बात बता दें कि उन्नाव के अंदर कुलदीप सिंह सेंगर के समय से जिस तरीके की मनबढ़ई सामने आई है और उसके बाद से मुसलसल इस तरह के 376 से संबंधित और लज्जा भंग के मामले वहां पर हमेशा दिन प्रतिदिन आते रहे। और कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल के लोग कुलदीप सेंगर को बचाने के लिए, जैसे 6 महीने के बाद उनकी एफआईआर दर्ज हुई, सेंगर साहब अंदर रहते हुए उस बिटिया के पूरे परिवार को मरवा डाले और भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपना विधायक बनाए रही जब तक कि उनका कन्विक्शन नहीं। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि देखिए, कहीं ना कहीं एक बात चीज होती है कि अगर आप इस तरह की चीजों पर प्रश्रय देने का काम करते हैं तो अपराधियों का मनोबल बढ़ जाता है और ये उसी का नतीजा है। मैं अवाना साहब की बातों से बिल्कुल सहमत। देखिए, ये दिस इज द मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन और पोस्टमार्टम की जो एंटीमार्टम इंजरीज हैं वो हमारे सामने नहीं है, नहीं तो विश्लेषण हम लोग ज्यादा अच्छा बेहतर ढंग से करते हैं। क्योंकि देखिए, किसी भी हत्या के पीछे कोई ना कोई मोटिव होती है। मोटिव तो होनी ही होनी है, चाहे वो 376 के लिए मोटिव रहा हो, चाहे उन्होंने किसी चीज को, ऐसी चीजों को देख लिया हो कि वो जो है अगर गवाही दे दें तो उनके बहुत ज्यादा अगेंस्ट हो जाए, कोई चीजें इस तरह की रही हो। पारिवारिक राइवलरी भी एक कारण बिंदुओं में तफ्तीश की हो सकती है, लेकिन बहुत सीधी सी बात है कि जिस तरीके से जहर खुरानी की गई है, जहर खुराने से जिस तरीके की मौत आई है, इसमें पोस्टमार्टम में जो एंटीमार्टम इंजरी आएगी उसको पढ़ने के बाद ही विश्लेषण किया जा सकता है। अशोक पांडे जी, अभी तक की जो चर्चा हुई, एक मिनट कुलदीप जी, एक बात कह दें जी, इसमें सबसे बड़ी चीज है कि किस तरीके का जहर दिया गया। अवाना साहब ने बिल्कुल ठीक बात कही है कि इसमें बिसरा जो है वो प्रिजर्व किया जाता है और जब बिसरा की रिपोर्ट आएगी तो उसमें आ जाएगा कि ये किस तरीके की जहर दी गई है। तो उससे ये भी पता चल जाएगा कि किस तरह का जब जहर दिया गया है तो उसकी उपलब्धता आसानी से उन्नाव के अंदर कैसे हो सकती है, किस तरह के लोगों की इसमें गहरी साजिश होगी, तो वो चीजें मान में प्रकाश में आएगी। हम इतना चाहते हैं कि तत्काल जितना भी जल्दी हो सके इसकी इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से की जाए और उस परिवार जिस तरीके से संतुष्ट हो, अगर वो सीबीआई इंक्वायरी चाहता है तो सीबीआई इंक्वायरी कराई जाए या न्यायिक जांच कराई जाए। अगर वो कहता है कि हम पुलिस की जांच से संतुष्ट हैं तब तो ठीक है बात, लेकिन एंटीमार्टम इंजरी आने के बाद इस पर निर्णय सरकार को लेना चाहिए। और ये भी एक बात मैं कहूंगा कि इस बात को अभी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को मैंने एक जगह कहते हुए सुना। देखिए, आप जब घर वाले इस बात का वक्तव्य दे रहे हैं कि उनके हाथ पैर बंधे हुए थे, तो आप कह रहे हैं कि बंधे हुए नहीं थे, तो यहाँ पे जो कंट्राडिक्शंस पैदा करते हैं सरकार के जांच अधिकारी को प्रभावित करने वाले बड़े आला अधिकारी, तो वहां पे कहीं ना कहीं से संदिग्धता भी सामने आती है और सरकार को बचाने की चीजें। अशोक पांडे जी, जैसा कि कपिल जी ने कहा और जैसा कि एक्स आईपीएस अवाना साहब ने कहा, ये तो हार्डकोर क्रिमिनल्स का काम लगता है। फिर तो बहुत अरसा गुजर गया, अभी तक आपके हाथ कुछ लगा नहीं। दूसरी मेरी बात, सबसे बड़ी बात यह कि महिलाओं की महफूजियत के लिए जो आप मैकेनिज्म बनाने की बात कर रहे थे, जो पिछली सरकारों से बिल्कुल मुख्तलिफ था, वो औंधे मुंह आकर गिरा है। देखिए, आपको बता दें कि निश्चित तौर पे घटना दुर्भाग्यजनक है। पुलिस ने मामला दर्ज भी किया है और ईमानदारी के साथ बता रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट टाल जाने दीजिए। अगर इस तरह की कोई वारदात हुई है, अमानवीकृत हुआ है, तो निश्चित तौर पे हम अपराधी को
कोई भी हो, बड़ा से बड़ा होगा, वो गिरफ्तार होगा और उसे सजा मिलेगी। जो भी घटनाएं इस तरह उत्तर प्रदेश से प्रकाश में आई हैं, उस पर कार्रवाई हुई है, अपराधी जेल के शिकंजे में है निश्चित तौर पे। लेकिन ये दुर्भाग्यजनक घटना, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, ये तो दुर्भाग्यजनक घटना है, लेकिन अब सजा मिलेगी ये तो ठीक है, पकड़े जाएंगे अपराधी तब सजा उन्हें मिलेगी। लेकिन जिस भी बात का आप दम भरते हैं, जो प्रोटेक्शन आपको पहले देनी चाहिए वो प्रोटेक्शन कहीं नजर नहीं आ रही। जितने भी आपने मैकेनिज्म बनाए हैं वो धराशायी होते जा रहे हैं। पूरे इस तरह की अगर कहीं भी घटना हुई है तो आपने देखा होगा तत्काल कार्रवाई हुई है, अपराधी जेल के शिकंजे में है। ये हमारी जीरो टॉलरेंस की सरकार योगी जी का एक सीधे सीधे फंडा है कि इसमें कोई कोताही नहीं होगी। पुलिस अधिकारी अगर कोताही बरतेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और निश्चित तौर पे इस तरह के पीड़ितों को जिन्होंने पीड़ित किया है उन्हें दंड अवश्य मिलेगा। फिर तो आप इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अपराध हो जाने के बाद 100% कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अपराध से पहले क्या 2 जाने तो जा चुकी हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त करने का पूरा प्रयास हम कर रहे हैं। जिस तरह से हमने पुलिस की व्यवस्था सही की है, जिस तरह अपराधियों को जेल के शिकंजे में हमने डाला है, वो उस पूर्व की सरकारों ने उत्तर प्रदेश में राजनीति अपराध का राजनीतिकरण करा दिया था। उसी उत्तर प्रदेश को हमने अपराध मुक्त करने का हर संभव प्रयास किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ईमानदारी के साथ बता दें, इस तरह की जो भी घटनाएं हुई हैं, ये अलग बात है, इसमें राजनीति करने का खूब प्रयास विरोधी दलों के लोगों ने किया है, लेकिन हमारी सरकार ने निश्चित तौर पे कार्रवाई की है। ठीक है, उबैद नासिर साहब, यही आपसे समझना चाहेंगे, ये पूरा जो कांड हुआ ये बड़ा दुखदाई है, लेकिन ये बताइए कि आपको इतनी जल्दी इतनी फुर्सत कहां से मिल जाती है कि आपने इस पूरे मामले को, जो शुरुआती जांच में अभी जो तथ्य सामने आ रहे हैं, उसके बाद अभी तक नतीजे पर निकला ही नहीं जा सकता, लेकिन आप नतीजे पर निकल गए और कांग्रेस प्रवक्ता का यह कहना है कि हाथरस जैसा कांड दोहराया गया। देखिए, हाथरस जैसा कांड तो है ही, इससे में कोई आपको भी शक नहीं होगा, हमको भी शक नहीं। आपने भी अपनी बात में कहा कि हाथरस को दोहराया गया है। और रह गई ये बात कि यहाँ पे जराइम कितने बड़े हैं, इसका रिकॉर्ड तो ना हम कह सकते हैं ना आप कह सकते हैं। ये तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में मौजूद है कि उत्तर प्रदेश में हत्या, बलात्कार और ये महिलाओं के साथ अत्याचार की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पूरा रिकॉर्ड टूट चुका है, इनका खुद का रिकॉर्ड टूट चुका है। तो अब ये किस मुंह से कह सकते हैं कि ऐसा कांड नहीं है, वैसा कांड नहीं है। इतना वक्त गुजर गया है, मुजरिम को भागने का पूरा मौका मिल चुका है। अब मुजरिम को अगर आप अव्वल तो तफ्तीश में कब पता कर पाएंगे, कब आप उसके बारे में शनाख्त होगी, क्या होगा, और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी कैसे हो सकेगी, इतना पूरा वक्त निकल गया। पुलिस अभी तक अंधेरे में हाथ पैर मार रही है। जितना वक्त गुजरता जाएगा मुजरिम को बचने का, भागने का उतना ही ज्यादा मौका मिलता चला जाएगा। अब तक पुलिस ने किसी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया, किसी को शक की बुनियाद पर भी नहीं गिरफ्तार किया गया, ये कैसे मुमकिन है। दूसरी बात यह कि ये चाहे जितना वादा करें, दावा करें, सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी हुकूमत का इकबाल बिल्कुल खत्म हो चुका है, इसलिए कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन बन चुकी है। कोई बड़ा से बड़ा करप्ट, बड़ा से बड़ा क्रिमिनल, बड़ा से बड़ा माफिया अगर दूसरी पार्टी में है तो वो इनके टारगेट पर है, लेकिन अगर वही दूसरी पार्टी को छोड़ के इनकी पार्टी में शामिल हो जाए तो ये वॉशिंग मशीन की तरह उसे बिल्कुल गंगा स्नान करा देते हैं। आप रिकॉर्ड देखिए कि क्रिमिनल्स, रेपिस्ट, किलर्स सबसे ज्यादा किस पार्टी में है, ये एडीआर की रिपोर्ट में मिल जाएगा आपको। तो हमको कुछ नहीं कहना है, जो कुछ है वो सब सामने है, सरकारी रिकॉर्ड में सामने है। इस हुकूमत का कोई इकबाल नहीं है, इसलिए कि इस हुकूमत की सरपरस्ती पूरी तौर से गुंडे बनासिर कर रहे हैं। राजीव ओझा जी, आप समझाइए इस पूरे मामले को देखकर ये कहीं हाथरस का जहरीला कांड ना बन जाए, क्योंकि अभी शुरुआती जांच ही हो रही है जिसमें जहर की पुष्टि भी हुई है, लेकिन मृत शरीर में कितना जहर है कि नहीं है, जहरीली सियासत जरूर शुरू हो गई है। राजीव ओझा जी, पहला कमेंट आपसे इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, ये एक बहुत जघन्य कृत्य है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। दूसरी बात ये कि इतनी जल्दी इस किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा जा सकता। अभी एक्सपर्ट्स की राय और जो फॉरेंसिक साइंस की, जैसे विसरा सुरक्षित है तो उसकी रिपोर्ट आने के बाद, और अभी बहुत ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि कोई चश्मदीद नहीं है इसमें, एक इंपॉर्टेंट चीज है। और जो कि ये हाथरस कांड था या माखी कांड था,
ये तो राजनीतिक चीजें हैं, इसमें हम नहीं पढ़ते हैं। और इसको दो जघन्य कृत्य को आपस में कंपेयर नहीं किया जा सकता। हर का मोटिव, परिस्थितियां, जगह फर्क होती है। अब बात यह है कि देखिए, अभी जो प्रारंभिक रिपोर्ट आ रही है, हमारे एक साथी ने कहा कि उनके हाथ बंधे हुए थे, जैसे कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का कहना है कि हाथ नहीं बंधे हुए थे। मैंने अभी एक वीडियो, संभवतः वो लड़की की मां का था, उसने भी, जो कि सबसे पहले वहां पहुंची थी खोजते हुए, और खेत में जो तीनों बेहोश मिले थे, उसमें भी उसने हाथ बंधे होने की बात नहीं की है, जहां तक मैंने सुना है, या एक बार उसको फिर कंफर्म करूंगा। तो अभी के हाथ बांध दिया था। अच्छा, दूसरी बात कि किसी तरह की इंटरनल और एक्सटर्नल इंजरी नहीं है। अब सवाल उठता है कि जहर तो दिया गया है और 3 लोगों को मारने का प्रयास किया, जिसमें 2 की मौत हो गई है और एक मृत्यु से संघर्ष, जीवन मृत्यु से संघर्ष कर रही है। अब ये बहुत वाइडर इसमें देखना पड़ेगा। इसमें सब कुछ संभव है। कोई गांव की राइवलरी संभव है, कोई घरेलू विवाद संभव है, कोई संपत्ति का विवाद संभव है, और कोई इमोशनल। अब ऐसा तो अभी पता नहीं चला कि उन्होंने खुद जहर खाया या उनको जहर दिया गया। अब भगवान करे कि वो तीसरी बच्ची है वो बच जाए और वो जो बात कहेगी तो पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब होता यह है कि कोई बड़ी घटना हुई तो मीडिया ट्रायल हो सकता है, सब कंक्लूजन पे जंप करने लगते हैं, जो कि ठीक नहीं है। हमको तथ्यों के आधार पे, वैज्ञानिक आधार पे, परिस्थितियों के आधार पे और मोटिव के आधार पे, अब ये तो कि क्रिमिनल भाग जाएंगे, ठीक है, काम हो रहा है। अच्छा, दूसरा एक और चीज जो चिंताजनक है कि दलित बच्चियों के साथ अगर होता है इस तरह का जघन्य कृत्य, तो उनके घर वालों से बहुत सहानुभूति और बहुत मानवीय तरीके से पेश आना चाहिए। जो वहां की लोकल पुलिस है, तो ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, अब ये कितनी सच है नहीं कहा जा सकता, कि उनको जबरदस्ती ले जाया गया और तरह तरह की बातें हैं। तो इससे ये चीजें डाइल्यूट होती हैं और जो क्रिमिनल तक पहुंचने में दिक्कत आती है, और ये राजनीतिकरण हो जाता है, तब तो जो उम्मीद होती है वो भी खत्म हो जाती है और दिन बीतता रहता है और बयानबाजी होती है। तभी आपसे ये सवाल करना चाह रहा था कि शुरुआती चरण में अगर ये पूरी जांच है, कंपेयर नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है। और आपने इसके कई एंगल, कई डायमेंशन देखे हैं, कुछ भी हो सकता है इस पूरे मामले में, लेकिन जब शुरुआती जांच होती है, पुलिस अपना मैक्सिमम देना चाहती है, उस दौरान बिल्कुल इस जघन्य अपराध में मोड़ यह दे दिया जाए कि वो हाथरस जैसा कांड है, जिसमें कि अभी ये बात सामने आई है कि कोई इंटरनल, कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं है, जहां की बात जरूर तो सामने आई। राजनीतिक बातें हैं, ये बहुत गलत है। उबे जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, आप क्यों देखिए ये हडल लाना चाहते हैं किसी इन्वेस्टिगेशन में? जो बच्चियां, एक बच्ची अभी अस्पताल में है, जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है, लेकिन कांग्रेस ने अपनी इस तरीके की सियासत खेलनी शुरू कर दी है। हाथरस से जोड़ने का मतलब क्या है? आपके पीछे कोई लॉजिक इस पूरी स्टेटमेंट को लेकर? देखिए ऐसा है उबे जी, जो देखिए, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेंगे, ना सपा का ना बसपा का। अभी बहन जी ने भी दुख व्यक्त किया है और जांच की मांग की है, और कल सपा ने कहा था कि जंगल राज है, और कांग्रेस जो हाथरस कांड से जोड़ रही है। ये जो पॉलिटिकल टाइप की टिप्पणियां आ रही हैं, तो मैं एक लाइन में किसी दल का नाम लिए बिना कहूंगा कि ये लोग मौके की तलाश में रहते हैं, मौका परस्त हैं, संवेदनशील नहीं है। एक दलित बच्ची के साथ इतना जघन्य 3 बच्चियों के साथ होता है तो उनको उसकी संवेदना नहीं है। उनको लगा कि ये तो पार्टी को या सरकार को घेरने का बढ़िया मौका है, कुछ भी करो, हल्ला मचाओ, शोर मचाओ। तो ये बहुत अच्छा ट्रेंड नहीं है पॉलिटिक्स का। धीर गंभीर होके हमको सहयोग करना चाहिए, और ठीक है कि चीज को दबाया ना जा सके, इसके लिए आप मुद्दा उठाते रहे, लेकिन कभी जी सवाल ये, क्योंकि हाथरस जैसा मोड़ अगर दिया जाता है, राजनीतिक चीजें हैं, तो हाथरस में जो कुछ हुआ वो भी जघन्य था, यहां पर जो कुछ हुआ जघन्य है, लेकिन इसका खुलासा नहीं हुआ अभी। आप फिर वैसा माहौल क्यों बनाना चाहते हैं? और जब ऐसा माहौल बनाया जाता है, देखिए उस दौरान क्या हुआ हाथरस में, पूरा का पूरा जो वो कांड था पॉलिटिकल टूरिज्म बनकर रह गया। वो आप पहुंचे, आपका भी एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा, हर पार्टी का प्रतिनिधिमंडल वहां पहुंचा, अच्छी खासी भीड़ जमा हुई, और बाई इलेक्शन से पहले सबने यह दिखाने की कोशिश की कि वहां खड़े हैं, जरूर खड़े हैं, लेकिन पॉलिटिकल टूरिज्म क्यों हुआ वहां पर? वहां पर दोबारा तो कोई नहीं पहुंचा, दोबारा क्या आपका कोई प्रतिनिधिमंडल पहुंचा? क्या कांग्रेस का पहुंचा?
पॉलिटिकल टूरिज्म की बात ना कहें आप। देखिए, जब कहीं विभत्स घटना घटती है तो विपक्ष की जिम्मेदारी यही होती है अजीब कि साहब वो उस पॉलिटिकल घटना की टूरिज्म उस का बात कहता है, को क्यों हम ना बिल्कुल पहुंचे? उठाए। उबैद जी, मैं जवाब दे क्या रहा हम हूं। जनता के साथ में खड़े हो, हम सरकार के हम यहाँ मिलाएं ढोल उबैद जी, मैं बजाएं? जवाब नहीं दे नहीं रहा नहीं, हूं। जब 150-200 मीडिया के कैमरे हो बस तभी पहुंचिए और उसके बाद कभी ना मैं जवाब पहुंचिए। दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। जी मुझसे पूछा गया, मुझसे जवाब लीजिए। जी कभी जी। नहीं, बिल्कुल मैं पहुंचे। एक बात क्यों कह नहीं रहा हूं, पहुंचे? आप मुझे एक बात बताइए, आप भी पॉलिटिकल टूरिज्म करने गए थे क्या? 3 दिन मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया गया, आप भी गए थे क्या? R9 टीवी से लेकर के जितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है 3 दिन तक बाहर धरना देता रहा, तब आपको नहीं दिखाई दे रहा था कि आप कौन सा टूरिज्म कर रहे हैं? अगर इस तरीके से मीडिया जो है विपक्षी दलों के अधिकारों का हनन करेगा और केवल एक फ्लटरिंग करने का काम अगर स्टेट के लिए करेगा, उस स्टेट के लिए जिसके कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा था कि उसके साथ रेप नहीं हुआ क्योंकि उसमें सिमेंस नहीं पाए गए, आईपीएस अधिकारी हमारे साथ बैठे हुए हैं, एक्स बैठे हुए हैं, ये बताओ पेनिट्रेशन क्या आवश्यक है 376 के लिए? तो जब इस तरीके की चीजें हैं, जब दामिनी केस के बाद तमाम संशोधन हो चुके हैं, उसके बाद भी अगर इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करने वाली पुलिस के नहीं कपिल जी, मेरा सवाल यही नहीं था, ये स्थायी नहीं सवाल। कपिल जी ये सवाल नहीं था। आप बताइए, हाईकोर्ट कपिल जी ये सवाल ही नहीं था, आप तो गलत रास्ते पर ले गए। आप उसको कह कैसे दिए पॉलिटिकल टूरिज्म? आप उसे गलत रास्ते पर ले गए। पॉलिटिकल टूरिज्म कहा कैसे? कपिल जी सवाल ये है कि आप दोबारा गए वहां व्यक्ति के साथ विपक्ष खड़ा हुआ, जब कैमरे थे 150-200 आप पहुंचे, खड़े नहीं अब होंगे। बीजेपी लेकिन क्या दोबारा पहुंचे आप? सवाल ये था, पूछ रहा हूं आपसे, सवाल ये नहीं है। कैमरे को वहां जाने हम भी दिया वहां गया था। पहुंचे थे, हमारे भी कैमरे टूटे, आपको बता करके हम भी 3 दिन तक दिखाते रहे कि पुलिस की आप ज्यादती क्या है वहां पर। करने के लिए अपनी अम्मा के पास आप लोग पुलिस ने धारा 144 लगा रखी थी वहां पर, हम सब दिखाते रहे। पूछ रहा हूं कि आप क्या करने पहुंचे? कपिल जी सवाल ये आप भी नहीं, टूरिज्म सवाल करने ये है कि पहुंचे हर थे। मुद्दे को मीडिया सियासी टूरिज्म धार दे कर देना रही थी। और उसके बाद उसे भूल जाना। देखिए, बहुत सीधी आप सी ये बात कहते हैं कि हम लोग भी विपक्षी बीजेपी के दल साथ अगर हाथ में हाथ किसी मिलाते की- रहे, इनकी हम अगर जाते रहे। किसी दबे कुचले की अशोक पांडे जी आपसे तो इस सवाल का मीडिया भी जवाब उसी लूंगा, चीज की आवाज लेकिन बनता फिलहाल है। रुकेंगे क्या यहाँ वक्त मोदी एक छोटे का से ब्रेक का, अगर- सभी मेहमानों को रोकूंगा, इस पर चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल यहाँ छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता अशोक पांडे जी हैं। अशोक पांडे जी, वैसे मैंने पॉलिटिकल टूरिज्म का जिक्र किया तो विपक्षी पार्टियां नाराज हो गई, लेकिन आपसे सवाल मेरा यह है कि बहुत से कांड लगातार होते जा रहे हैं। हाथरस हो, कानपुर में बाल संरक्षण गृह में गर्भवती हो जाती हैं 7-7 बच्चियां। देखिए, आपको बता दें कि इस तरह की जो भी घटनाएं हुई हैं उन पर त्वरित कार्रवाई हुई है और जो भी अभियुक्त रहे जेल गए। विरोधी दलों का ये दुर्भाग्य है कि इस तरह की किसी भी घटना पर शोकांजलि अर्पित करने के बजाय अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का कुप्रयास करते हैं। बार बार हाथरस का नाम लिया गया। हाथरस में ये घटना भी सामने आई थी कि पीएफआई को विदेशी फंड से पैसा मिला था हाथरस में नौटंकी करने के लिए, और उसे पीएफआई, सीपीआई, दिल्ली दंगे के अंदर भी आप PFI को खींच करके सभी लाए लोग थे। इन्वॉल्व अभी थे। तक आपके इन्वेस्टिगेशन में उस पे एक चार्जशीट क्या हुई? रिपोर्ट नहीं है, मिस्टर क्या अशोक, मैं गलत कह रहा हूँ? आप मुझे बताएं, ये मिस्टर सारे अशोक, लोग पॉइंटेड राजनीति बहस करना कीजिए। बंद करें, अगर आपके पास लाशों बहस का के लिए व्यवसाय पॉइंट है तो बंद आप पॉइंटेड करें बहस कीजिए। और PFI को आपने जो रिलेवेंट जोड़ा था, उत्तर प्रदेश 161 के अंदर पुलिस ने क्या रिलेवेंसी खोजी है? संवेदनशीलता छोड़ के 161 सीआरपीसी के इस अंदर तरह के पुलिस किसी ने भी क्या रिलेवेंसी जगह खोजी पे है? राजनीति PFI करने को का कहां से बजट आया प्रयास था? बंद कर किस दे। अकाउंट नंबर से चला ये था? किस अकाउंट दुर्भाग्यजनक नंबर से है। आया था? बताइए मुझे। मेरा ये मानना है कि जो भी अपराधी है मतलब जेल में तब तक सिकंजे में रहेगा, लेकिन पहले से मैं हाथरस कानून कांड को जानने कहना, वाला व्यक्ति पहले हूं। से इस तरह की नौटंकी करना, मैं पॉइंटेड बात करूंगा दुर्भाग्यजनक आपसे। है। अगर आप लाशों PFI का नाम ले रहे हैं तो मैं पूछ रहा हूं, राजनीति दिल्ली करना दंगे बंद कर दे कितने वर्ष विपक्ष। हो गए? आज तक आपने PFI को बैन क्यों नहीं किया? पीएफआई की PFI को जांच बैन क्यों नहीं किया? रिपोर्ट में आया था PFI तो यहाँ कि भी बैन मॉनिटर आजकल के करते माध्यम रहेंगे से और निकलते करोड़ों रहेंगे। रुपया यही तो सेंट्रल आपका गवर्नमेंट राज्य ने है। तो नहीं किया। यही 0% टॉलरेंस की नीति नौटंकी है। करने के लिए आया था जिसके सारे लोग सहयोगी थे। बैन तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट इसीलिए करती है। उत्तर प्रदेश जो है वो भारत का नंबर 1 क्रिमिनल स्टेट बन चुका है। इस पूरे कांड विश्व पे में उतने एक लड़की लैंगिक अपराध नहीं मरना होते है। हैं जितना कि उत्तर प्रदेश के पोस्टमार्टम अंदर रिपोर्ट बाढ़ आ आई गई है आपके शासनकाल नहीं, में। उसके बाद हाथरस बताने लगे, नौटंकी कराने लगे। ये दुर्भाग्यजनक है। लेकिन इन अशोक लोगों पांडे को जी, सभी अशोक पांडे जी ये बताइए कि हिंदू सिखाइए। मेथोडोलॉजी के विरुद्ध जाके एक हिंदू दलित लड़की का आपने
फूंक ताप दिया, उसका दाह इनसे संस्कार नहीं कहिए किया था, कि फूंक उत्तर ताप प्रदेश दिया। का विपक्ष आपको तो आईपीसी के ऐसे सेक्शन के मुद्दों तहत पर संवेदनशील बने। छद करने की धारा के इन तहत लोगों सजा पे मिलनी राह है चाहिए मेरी। वहां के जिला अधिकारी और पुलिस प्रशासन के लोगों को। लाशों दिल्ली के पर निर्भया कांड में राजनीति आपने बंद क्या करे किया था? उत्तर 2 बजे प्रदेश रात का में आपने विपक्ष। क्यों जलवाया? अशोक पहले ये पांडे बताइए, जी, एक हिंदू की लड़की को दिल्ली के निर्भया कांड में आपने क्या किया था? आप इस तरीके से हिंदुओं बात की दिल्ली की रक्षा जगह तो करेंगे, पूरे देश में आप उनका दाह संस्कार तक तो हिंदू सुनिश्चित नहीं मुसलमान कर का सकते। निर्भया ऐसी कांड सरकार इस में प्रदेश को नहीं निर्भया चाहिए। के साथ हमारी पार्टी खड़ी थी शर्म आनी और चाहिए उत्तर आपको, प्रदेश हिंदुओं में की पार्टी इस कहते हैं खुद कांड को। में और हिंदुओं अभी का एक अधिकार छीन लड़की लेते हैं। मरना तो संभव उनके है। दाह हम भी संस्कार लोगों का के अधिकार साथ छीन खड़े लिया हैं। गया। लड़कियों हम के कौन सा जांच बुरा के कर लिए रहे हैं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाकी आप है। चलो तो बढ़िया है। भाई राजीव ओझा अभियुक्त यूपी थे, वो पत्रकार ने क्षत्रिय सही थे। कहा वो कि क्षत्रिय जाति विपक्ष से को थे, संवेदनशील होना चाहिए, वो इस सब में मुख्यमंत्री जी राजी नहीं की करना जाति से चाहिए। थे, इसलिए अच्छा राजीव ओझा जी, मुझे ये बताइए, राजीव ओझा जी, राजनीति कर रहे हैं। विपक्ष आपको केस दबाने राजीव नहीं ओझा देगा, जी। ये हमारी पूरी ताकत है। बस क्राइम अगेंस्ट आपने विमेंस, हाथरस को दबाने की कोशिश की, हमने नहीं दबाने दिया। राजीव आप इस ओझा जी, देश को भी क्राइम दबाना अगेंस्ट चाहेंगे तो विमेंस, नहीं दबाने देंगे। बस 2012 ये हमारे से बच्चों के साथ सरकार यही हमारी श्रद्धांजलि उन बच्चियों करीब को। 6 से 7 महीने की रिपोर्ट, उसके आंकड़े रिलीज करती है। और पिछले साल ही जो आंकड़े रिलीज किए गए उसमें सरकार का यह कहना है कि जो रेप केसेस है 39% कम हुए। और विपक्ष का साफ तौर पर यह कहना था ये फर्स्ट फिगर्स हैं, इनमें घालमेल किया गया है। आप किस तरीके से उस फिगर को देखते हैं? क्योंकि उसके बाद हमने देखा रोजाना रेप की वारदातें तो सामने आती हैं। वो अलग बात है कि सियासत जिसे चाहती है उसे हाईलाइट कर देती है, लेकिन फिर भी इस बात को दरकिनार नहीं किया जा सकता कि लगातार रेप के केसेस सामने आते, एक दिन में 1-2 नहीं, शायद दर्जन भर भी सामने आ जाते। तो वो जो 39% कम केसेस है रेप के, जो सरकार आंकड़े जारी करती है, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? अब देखिए, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है और सरकार की रिपोर्ट है, उस पे हम उसके बारे में टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन जो व्यवहारिक तौर पे देखें तो अभी भी यूपी में बेटियां और महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और अपराधियों के मन में कोई खौफ नहीं है। ये चिंता का विषय है। आंकड़े 2-3 अंक ज्यादा कम हो सकते हैं, थोड़ा कम भी होते तो नहीं फर्क पड़ता, लेकिन लगातार घटनाएं कुछ अंतराल पे हो रही हैं और महिलाओं के खिलाफ हो रही हैं, बेटियों के खिलाफ हो रही हैं। ये चिंता का विषय है और ये इसको सरकार को देखना पड़ेगा, पुलिस तंत्र को देखना पड़ेगा और पूरे महकमे को देखना पड़ेगा कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि क्रिमिनल्स के मन में खौफ है ही नहीं। वो एक नहीं, 3 अच्छा, इसमें एक बात है कि बुआ भतीजी हैं, एक दूसरी उसकी बहन है, तो ऐसा कौन सा कारण था कि तीनों को एक साथ मारने का ये दुस्साहस किया? ये तो रही महिलाओं की बात। क्रिमिनल्स जो हैं, बड़े माफिया, वो खुलेआम पुलिस सिपाही को मार देते हैं। आपने कासगंज में देखा होगा, शराब माफिया, उनको पता है कि उनकी भी जिंदगी अब छोटी है, लेकिन फिर भी खौफ नहीं है। तो ये खौफ कैसे पैदा होगा, ये सरकार को सोचना है, पुलिस महकमे को सोचना है। और ये कि आंकड़े सही हैं गलत हैं, लेकिन अपराध तो हो रहे हैं ना। ठीक है, और कपिल इस जी, पर आपसे ही आंकड़ों के बारे में जानना चाहूंगा, टॉलरेंस है, क्योंकि तो अपराध तो बहुत कम हो जाने चाहिए, खास करके महिलाओं के खिलाफ। की अगर बात लेकिन वो होती हो है, नहीं रहा। हालांकि इस मामले में अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसके आसार भी हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कपिल जी, 2012 से ये आंकड़े रिलीज करते हैं, आपकी सरकार ने शायद इसकी शुरुआत की थी। आपको क्यों लगता है कि 39% अगर रेप केसेस कम हुए सरकारी आंकड़ों में, तो ये फर्स्ट फिगर्स हैं, ये आंकड़े घालमेल वाले? बिल्कुल, इसमें कहीं दो राय नहीं है। ये आंकड़े पूरी तरीके से फेक। आप उठा करके रोज पेपर, आप तो पत्रकार लाइन से जुड़े हुए हैं, रोज आप पेपर उठा करके देखिए, कोई एक ऐसा जिला नहीं होगा जहां 1-2 रोज रेप ना हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी का परिक्षेत्र है गोरखपुर परिक्षेत्र, आज भी यहाँ पे दो बलात्कार हुए। ऐसा नहीं है कि बलात्कार नहीं हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। ये जरूर है, बहुत हद तक पहले तो थाना ये मैनेज करने की कोशिश करता है कि एफआईआर दर्ज ना होने पाए, कुछ ले दे करके मामला निपटा दो। जब कोई गंभीरतम मामले होते हैं तो उनको ये दर्ज करते हैं। और जो 156(3) से जो मामले दर्ज होते हैं और क्या बोलते हैं कोर्ट की निगरानी में दर्ज किए जाते हैं, उन आंकड़ों को ये किनारे लगा देते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो इसी चीज की है
कि योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की विशेष सरकार, आप तो देखते हैं आंकड़ों की बाजीगरी है, आंकड़ों से ही खेलती है, आंकड़ों को ही समझाती है, डिजिटल इंडिया में आंकड़े से सब खिला देती है। तो यही है इनका, ये तो अपनी पीठ ठोंक लें, लेकिन बावजूद उसके जो सामने दिख रहा है, क्या आप उसको पचा लेंगे? क्या रोज अशोक रोज पांडे जी, जिसकी गांव में, क्या जिसके आंकड़ों में जिले में, वर्दी का जिसके दबदबा प्रदेश- बनाया जा रहा है? क्या आंकड़ों में ही अपराध मुक्त हो रहा है उत्तर प्रदेश? देखिए आपको क्या बता दें आंकड़ों कि में हम जब महिलाएं इनका- सुरक्षित हो जा रही हैं? देखिए जब हम आतंकी इस तरह के माफियाओं पे शिकंजा कसते हैं तो सपा के पेट में दर्द होता है। महान गांधीवादी विचारक मुख्तार इनके आदमी थे। विकास दुबे जब कल अरे इनकाउंटर इनको हुआ कुछ तो पता ही परशुराम नहीं की है। मूर्ति लगाने लगे। मुख्तार अंसारी अभी को हमने हमारी कल पार्टी ने इनकाउंटर अपनी किया, पार्टी में नहीं लिया काउंटर और किए अपनी तो पार्टी इन्हें के अंदर फेक सुविधा इनकाउंटर का यज्ञ कर लगाने दिया। लगा। आपको अरे इस बात को अपराध का मानना चाहिए राजनीतिकरण और शर्म इन्हीं नहीं लोगों आती के है राज झूठ में बोलते हुआ है। हुए। ये आपके हमने जीता की सुल्तानपुर बात के कर रहे हैं। जो विधायक गायत्री हैं प्रजापति ब्रह्मणी वाले द्विवेदी लोग जी, हैं। उन्होंने 100 उत्तर क्षत्रिय प्रदेश अपराधियों में की लिस्ट सौंपी हम थी, तो सीधे जिसमें कि सीधे हत्या, अपराध पे बलात्कार, लगाम लूट और लगाने कब्जा का करने के प्रयास कर मामले रहे हैं हैं। उन पे। हम 100 से किसी अपराधियों पे को 100 है, जेल किसी के पे 40 शिकंजे है, में किसी पे 60 है, इनकाउंटर कर रहे किसी हैं, पे भी काउंटर 20 कर से रहे कम हैं। आरोप नहीं है। तो किसकी समाजवादी बिल्डिंग पार्टी अच्छा, एक बात ठीक है, एक बार फिर किसको अपनी कोर विषय वस्तु पर लौटते। किसको ठाए ठीक है कपीश जी, ठीक है, लगेंगे, आपकी लगेंगे, बातें और आपके वाद विवाद चलते रहेंगे, लेकिन एक बार फिर से कोर विषय पर लौटते हैं। जी सवाना साहब, जैसे मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हुई, आपने कहा कि कोर जो हार्डकोर क्रिमिनल्स है उनका ये मामला हो सकता है। थोड़ा सा जिस तरीके से पिक्चराइजेशन कर रहा हूं इस पूरे मामले का, क्या हो सकता है, वो लोगों का मोटिव क्या होगा? 3 नाबालिग बच्चियों के साथ अभी कुछ गलत हुआ है कि नहीं, इस बात की तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन जानलेवा उनके साथ हुआ, 2 मृत हो गई और एक अभी भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। क्या मोटिव हो सकता है? क्या वो हायर्ड हो सकते हैं? क्या वो किराए के हो सकते हैं? पठानिया साहब, अभी तो ये सारा इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि मोटिव था क्या, पर 3 लोगों की लगभग जान चली गई, एक बड़ी मुश्किल से अभी भी ये है, तो ये इतना डबल मर्डर होते ही हम उसको हीनियस क्राइम का दर्जा देते हैं। यहाँ 2 की मौत हुई और तीसरी की ज़िंदगी अभी अधर में लटकी हुई है, तो ये हीनियस क्राइम है। जहाँ इक्का दुक्का होता है उसकी बात दूसरी है। तो बिना प्लानिंग के और बिना स्ट्रॉन्ग क्रिमिनल माइंड के इस तरह की घटनाएं ओपन में कोई सरे अंजाम एक स्मॉल टाइम क्रिमिनल नहीं देगा। मोटिव क्या है ये इन्वेस्टिगेशन से पता पड़ेगा, क्योंकि अभी जैसे बात हो रही थी कि एंटीमार्टम इंजरी कितनी है, अब कोई कह रहे थे कि एंटीमार्टम इंजरी है नहीं, तो किसी भी तरह से उन्होंने उनको जहर के लड्डू खिलाए हों, कुछ प्रसाद कह के कहा हो, क्योंकि आम बात है कि जो ग्रामीण अंचल है उसमें कोई प्रसाद देता है किसी को तो मना नहीं करता है, तो उस तरह से कुछ किया होगा और उनका उद्देश्य रहा होगा कुछ, तो डोज ज़्यादा भी हो सकती है। और इससे जो जहर खुरानी के इंसिडेंट होते हैं उसमें भी हमने देखा है कि जहर कई बार जोर से ज़्यादा हो जाता है और मौत हो जाती है। अवाना साहब, मोटिव क्या हो सकता है? मोटिव रेप भी हो सकता है। अभी हालांकि इसकी पुष्टि हुई नहीं है, क्योंकि अभी जो डिटेल्ड रिपोर्ट आएगी पोस्टमार्टम की उसमें समय लगेगा। और लेकिन तो फिर प्राइमा फेसी जब इस पूरे मामले को देखा गया, आपने हीनियस क्राइम भी से बता दिया, तो जब कुछ ऐसी तस्वीर है तो फिर पुलिस को 24 घंटे से ज्यादा क्यों लग गए एफआईआर दर्ज करने में? देखिए, कायदे में तो जब साक्ष्य आ जाते हैं उस वक्त एफआईआर दर्ज करते हैं, और वो प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, बेसिक डॉक्यूमेंट है एफआईआर, जिसको कोर्ट भी एडमिट करता है। तो कोशिश ये रहती है कि उसमें ये सब एविडेंस आ जाए जिससे कि कन्विक्शन हो सके। अगर तुरंत फुरत आप एफआईआर दर्ज करना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट तो उनके जो डेली डायरी है, रोजनामे है, उसमें दर्ज होगी, ऐसा नहीं है, परंतु वो डिटेल, वो साक्ष्य, क्योंकि इसका कोई मौके का गवाह नहीं है जिसने बयान दिया हो, अगर वो बयान देता तो तुरंत उसी वक्त दर्ज करनी चाहिए थी। अब इन्होंने थोड़ा समय लगाया होगा ये देखने के लिए, और फिर किसी मुझे तो अभी ये नहीं पता कि किसके बयान पे ये एफआईआर दर्ज की गई है, पुलिस ने स्वयं की है या कोई विटनेस है या कुछ है, शक के आधार पे तो कुछ होता नहीं है।
कुछ साक्ष्य जरूर होने चाहिए, कुछ बातें जरूर होनी चाहिए, कुछ सर्कमस्टांशियल एविडेंस जरूर होने चाहिए। और जहां उबैद तक नासिर जी, जो वक्तव्य आपके पार्टी के प्रवक्ता दे रहे हैं उनसे कुछ हटकर अभी तक फिलहाल जो शुरुआती जांच है और उसके आधार पर जो सोचा और समझा एक्स आईपीएस अवानत साहब ने, वो कुछ और कह रहे हैं, तो आपको क्या जल्दबाजी है इसे पूरा सियासी एंगल देने की? संजय सिंह है, वो आते हैं, वो कहते हैं कि आज बिल्कुल ठीक है उनकी बात कि अगर आज इस जिले में हो रहा है, कल को तुम्हारे जिले में भी हो सकता है, कल को तुम्हारे घर में भी हो सकता है, लेकिन वो दिल्ली के कर्मकांड भूल जाते हैं, इसलिए शक होता है। रणभूमि उत्तर प्रदेश को बनाया जाता है। दिल्ली में भी दिल्ली में किसकी हुकूमत है और उस दिल्ली का लैंड ऑर्डर किसके हाथ में है? और नहीं, दूसरी बात यह है जो कि एक मर्म खुदा दिखाया की जाता है ना देखिए, उबैद एक साहब, काम हुआ था हाथरस में, उबैद साहब, जो मर्म दिखाया जाता है वो राजस्थान में नहीं दिखाया जाता। कहिए राजस्थान में जाके देखें। वो राजस्थान में नहीं दिखाया जाता। जब निर्भय जहां जहां कांड- जिसकी सरकार है वहां मर्म नहीं दिखाया वहां जाता, भी होता है। दूसरे राज्यों में कूद कर मर्म दिखाया दिखा जाता। दे जहां पठानिया वो साहब, जब नहीं, वो- निर्भय कांड हुआ था, जी अवाना जी, उस कूद के वक्त तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस की हमारा सरकार राज नहीं थी है। दिल्ली में, जी उत्तर प्रदेश की रजिस्ट्री हो चुकी है और इनके नाम। सेंट्रल में उनकी थी, और पुलिस जो है हम भी कह सेंट्रल रहे हैं कि गवर्नमेंट देखिए में आती है। इस वक्त दिल्ली पॉलिटिकल पुलिस। तू मैं से आगे मैं जरा से एक संजीदा बात कह रहे। मैं ये कह रहा था नासिर साहब, हाँ, तो अब ये बीजेपी वाले क्या कर रहे थे सर? देखिए इन्होंने वो तो पूरे उससे- देश को हंगामा उससे- खड़ा कर नहीं, दिया। उससे मेरी मेरा बात मतलब सुन- नहीं है। मैं सर तो मेरी बात सुने एक मिनट। एक फैक्चुअल मैं बात देखिए कह रहा हूँ। पॉलिटिकल मैं आपको एक फैक्चुअल बात कह रहा हूँ। मुझे बीजेपी, कांग्रेस या किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं ये कह रहा था कि मैं फैक्चुअली आपको करेक्ट कर दूं, जब निर्भय कांड हुआ तो दिल्ली पुलिस जो है वो सेंटर के अंडर होती है, और सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी। 5 मिनट। मैं ये बात कह रहा हूँ आपसे। आप मैं कही क्या बीजेपी ने किया? क्या तब बीजेपी ने भी तो शोर मचाया था। नहीं, ठीक है, बीजेपी सर ने तब बीजेपी ने भी तो हंगामा खड़ा किया था। उससे क्या मेरा उनका मतलब नहीं। जरूर तो किया हमारा होगा, हक अब नहीं है कि जरूर हम किया बातें उठाएं। किया होगा। अगर हम उससे बात मेरा क्या करते हैं तो मतलब हमसे है? क्यों मैं अब मैं जी, तो कभी आप- सर रही तो मैं भी कह रहा हूँ। नहीं, मैं आपको सर मैं फैक्चुअली वही करेक्ट कह कर रहा रहा हूँ था कि जब उन्होंने किसकी निर्भया सरकार कांड में थी। बात आप किया था आज की और बात हम यहाँ कह रहे कर रहे हैं, वो अच्छे हैं। से हम सुने होते। मैं मैं निर्भय मानता हूँ सर, केस याद की है बात मुझे, कर रहा था। मुझे याद है सर, मुझे याद है हाँ सर, मुझे भी याद है हाँ, तो अच्छी बात है। सर, आप मुझे भी याद है। तो जब ये निर्भय लेकिन केस हम से ये सिर्फ लिंक कह रहे बात थे- कही हम ये कह गई रहे तो थे फिर सर मैंने उसको कि उस करेक्ट वक्त- किया ठीक है। है कपिल जी, उस वक्त सर मैं ये कह रहा हूं कि उस वक्त बीजेपी ने एक तुमार खड़ा किया था। इनको हक था, अपोजिशन में है, इनको पूरा हक था उस जमाने में। आज हमें पूरा हक है कि हम इनके मामला तो जब कोई कांड होता है तो उठाए, हम जनता के साथ खड़े होंगे। हम इनकी ढोल के साथ तो ढोल नहीं पीटेंगे। और दूसरी बात पठानिया साहब, एक चीज मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि पॉलिटिकल तू मैं से अलग हट के इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हमारा जुडिशियल सिस्टम, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम और हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम तीनों इस वक्त संजीदगी से सर जोड़ के बैठे। सवाल यही तो था उबैद साहब, मेरा सवाल ही आपसे यही था अपराधियों कि के इतनी जल्दी इस कानून पूरे का खौफ हट गया है। इस पूरी घटना को जिसको संजीदगी से वही तो लेना मैं कह रहा चाहिए, हूं। पहले सभी आप- सियासी आपने दलों की उसको political सभी tool सियासी दलों की और मांग ये आपने होनी उससे- चाहिए थी कि जो बच्ची इस वक्त अस्पताल में भर्ती है यही तो उस बच्ची को बेहतर इलाज मिले, परिवार की सुनवाई हो, किसी को परिवार वालों को किसी पर शक है वो सब तो तो मांग उसकी की है धरपकड़ कि हो। बिल्कुल आप ही ने उसको लेकिन political सीधे tool उन्नाव किया। से कनेक्शन हाथरस आपने का जोड़ उसको देना, political tool इतनी कहा। जल्दबाजी क्या है? पठानिया साहब, अगर आपने बिल्कुल वो तो बिल्कुल नेचुरल है। वो बिल्कुल नेचुरल है, कोई जल्दबाजी नहीं है। कोई भी कांड होता है तो उसका कहीं ना कहीं से कंपैरिजन ढूंढा ही जाता है। और हाथरस में भी अगर अपोजिशन ने और मीडिया ने स्टैंड न लिया होता तो उसको ये दबाते, पूरी तौर से उसको दबाने की कोशिश कर रहे थे। इस वजह से इसको कांड को कहा गया। हम फिर दोहराते हुए अपनी बात को कि ये पूरा सिस्टम हमारा बहुत खतरनाक मोड़ पे पहुंच चुका है। सियासी तू मैं से अलग हट के हमें बहुत संजीदगी के साथ सबको ये सोचना पड़ेगा कि इस लॉ एंड ऑर्डर को कैसे दुरुस्त किया जाए और अपराधियों के दिल से जो कानून का खौफ खत्म हो गया है, डर खत्म हो गया है, वो कैसे इस्टेब्लिश किया जाए। अशोक पांडे जी, रोजाना मामले आते हैं, रोजाना ठीक है अशोक पांडे जी, रोजाना मामले आते हैं और आप कहें कि विपक्ष हाथरस बनाना चाह रहा है इसे। चलिए ठीक, कपीश जी बिल्कुल आपने भी सही दुरुस्त फरमाया था कि हाथरस का मामला वहां मीडिया नहीं पहुंचती। ठीक है, भले ही पॉलिटिकल पार्टियां जो है अपने मतलब से पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचे तो वो हाईलाइट हुआ मामला, सीबीआई इंक्वायरी उस पर शुरू हुई। नहीं तो ये मामला भी रोजाना की तरह, रोजाना जो 4
पॉलिटिकल पार्टी 6, 8, 10 दर्जन मामले सामने आते, उसी तरह से ये भी आता और गुमनाम हो जाता मामला। है या इस तरह की, या हीनियस क्राइम के अंदर सिर्फ डबल मर्डर या ट्रिपल मर्डर कोई नहीं परिभाषित है। हीनियस क्राइम ऐसा होता है कि अगर स्टेट के विरुद्ध कोई ऐसा अपराध किया जाए जिससे सबसे ज्यादा लोग प्रभावित हो जाएं और डरने लगे, तो इस तरह की जो हीनियस क्राइम होती है उसको एकदम अलग अंदाज से देखा जाता है। और बिल्कुल डबल मर्डर, ट्रिपल मर्डर, और अगर 4 मर्डर 5 मर्डर हो रहे हैं एक साथ, तो निश्चित वो भयावह स्थिति होती। आज जो हुआ ये भयावह स्थिति है। और माना साहब ने बिल्कुल ठीक बात कही। इतने लंबे समय तक वो इतनी हायर अथॉरिटी पर उन्होंने काम किया है कि वो सारी चीजों को जानते हैं कि कब किस एविडेंसेस को कैसे कलेक्ट किया जाता है। अभी तक मुझे इस बात का कहीं बड़ा वो लगा, और न कहीं से मुझे न्यूज मिल पाई कि उस जगह पे फॉरेंसिक की गई कि नहीं की गई। क्योंकि पुलिस का एक इन्वेस्टिगेशन पैनल होना और इन्वेस्टिगेट करना और एक फॉरेंसिक लैब के लोगों के द्वारा करना, दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। क्योंकि जहां आई विटनेसेस नहीं होते, अगर बिटिया जिंदा रह गई और उसने जो है कुछ गवाही दे दी या मृत्युकालिक कथन मृत्यु से पहले दे दिया, तब तो वो बातें एविडेंसेस के सामने आ जाएंगी और वो समझ में आता है कि मामला खुल जाएगा। लेकिन अगर कहीं साक्ष्य इतना देर लेट किया जा रहा है, अगर इनको प्रभावित कर दिया गया, एविडेंसेस मिट गए, फॉरेंसिक नहीं समय पे हुआ, तो ये किसके ऊपर कहा जाएगा? मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि इतना लंबा समय हो गया, अभी तक फॉरेंसिक टीम वहां पर, जहां तक हमारी सूचना है, वहां नहीं पहुंची है। तो हम इसी बात को कह रहे हैं कि जहां परिस्थितिजन्य साक्ष्य होते हैं वहां सारे साक्ष्य तो होल्ड किए जा सकते हैं। अमाना साहब भी इस बात को जानते होंगे कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य को बदला नहीं जा सकता है। अगर वो मिल गया और पुलिस ने उसको प्रूफ कर लिया कोर्ट के अंदर, तो उसकी गवाही कोई बदल नहीं सकता, कोई पक्षद्रोही नहीं हो सकता इस एविडेंसेस में। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी तक पुलिस जो है बहुत धीमे गति से काम कर रही है और सरकार जो है इस पर जिस द्रुत गति से काम करना समझ लेते हैं। अभी तक जो आपने कर पा रही प्रक्रिया देखी है पुलिस की, वो प्रोएक्टिव आपको नजर आई या नहीं आई? देखिए, पुलिस को किसी को भी गिरफ्तार करने से पहले सारे एविडेंस जुटाने चाहिए। यहाँ पे बात कर रहे थे कपीश जी, तो एक बहुत पुराना चर्चित कांड हुआ था दिल्ली में रंगा बिल्ला का, जिसमें 2 बच्चों की जान गई थी, उन्होंने मर्डर किया था। और उस कांड में कोई भी मौके का गवाह नहीं था। जो रंगा बिल्ला कांड हुआ, सारे के सारे साक्ष्य जो मौके से जुटाए गए, उस कार से जुटाए गए, उनके आधार पे रंगा और बिल्ला, उन दोनों को फांसी हुई थी। वो भी डबल मर्डर था और पूरे देश में इसकी चर्चा हुई थी। तो जो भी साक्ष्य है मौके पे, बिल्कुल फॉरेंसिक टीम को ही कलेक्ट करना चाहिए और उसको पैक करके और फिर लैब में एनालाइज करना चाहिए। देरी हुई है क्या फॉरेंसिक टीम? बहुत सारे ऐसे पठानिया जी, ऐसे एविडेंस होते हैं मौके पे जिनको पुलिस कलेक्ट कर ही नहीं सकती। उसको लिए एक्सपर्ट चाहिए फॉरेंसिक, वो ही उसको कलेक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले जो प्लेस ऑफ क्राइम है अकरेंस का, उसको प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता होती है। उसको प्रोटेक्ट करे, उसको डिस्टर्ब ना करे और उस जो टीम है फॉरेंसिक, वहाँ से उन सब साक्ष्य को कलेक्ट करे और फिर पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट, विसरा रिपोर्ट जो मौके से कलेक्ट किया गया है, वो सब चीज़ें लिंक कर की जाती हैं और देखा जाता है कि ये हुआ क्या है, कौन है। क्योंकि मैंने जैसे कहा था कि लोकार्ड्स प्रिंसिपल है, अगर वो क्रिमिनल थे, जो क्रिमिनल थे उन्होंने ये किया, तो उन्होंने कुछ ना कुछ एविडेंस मौके पे जरूर छोड़ा होगा, उसको भी कलेक्ट करने की आवश्यकता होती है, जब जाके क्राइम के साथ में क्रिमिनल को लिंक किया जाता है। ठीक है राजीव ओझा जी, क्राइम को कमिट होने से तो नहीं रोका जा सका, क्राइम तो हो गया, लेकिन अब जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिस रफ्तार में चल रही है, आप कितने उससे आश्वस्त नजर आते हैं? और इसमें सियासत बीच में रुकावट ना बने, बच्चियों को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, परिवार वाले जिस तरीके से जांच की मांग कर रहे हैं उनको संतुष्टि हो जाए, उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए, क्या प्राथमिकता होनी चाहिए इस वक्त इन्वेस्टिगेशन की, सरकार की? देखिए, हमारे साथियों ने अभी ये सवाल उठाया कि वहां फॉरेंसिक टीम कब पहुंची। इसकी
इतने बड़े मतलब एडीजी और आईजी वहां पर घटनास्थल पे हैं, लगातार हैं, तो मुझे नहीं लगता कि फॉरेंसिक टीम नहीं पहुंची होगी। लेकिन कोई अभी इसके बाबत कोई खबर नहीं आई है, इसलिए इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन चूंकि इतना बड़ा ये कांड है और इसमें इन्वेस्टिगेशन में कोई ढिलाई दी जा रही है, मुझे नहीं लगता। और हमारे आईपीएस साथी जो हैं उन्होंने एक बात कही थी, मुझे देखिए मेरा कॉमन सेंस कहता है कि इसमें फॉरेंसिक नहीं पहुंची है। अभी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई है। बात रेप की है, खैर मान लिया, चलिए ठीक है। रेप की पुष्टि करती है कि जो वहाँ के रेप की बात है, साक्ष्य को उठाती है कि किसके फिंगरप्रिंट बात मेरे सुन लीजिए, जो मुझे ये भी नहीं लगता कि इसके पीछे मोटिव रेप नहीं है। देखिए मैं कॉमन सेंस से बात कर रहा हूं, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, उनको बोलने तो दीजिए जनाब। मैं कॉमन सेंस से बात कर रहा हूं। इसमें जिस तरह से जहर दिया गया है तो कोई सल्फास खिला के रेप नहीं करता। तो ये चीजें तो अब इन्वेस्टिगेशन में आएगी, लेकिन अभी कॉमन सेंस ये है कि कोई मोटिव और है जो कि अभी सामने नहीं आया है। ओझा जी वक्त हो गया, कुछ भी हो सकता है, कोई भी कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है, सवाना साहब, अशोक पांडे साहब, आप सभी चर्चा में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उन्नाव को एक बार फिर से घाव मिला है। इससे पहले भी उन्नाव सुर्खियों में रहा, किन वजहों से रहा उसका सियासी एंगल भी था। और एक मजलूम, एक बेचारी मारी गई और उसके साथ कितने लोग मारे गए, तो ये थोड़ा इतिहास भी उन्नाव का रहा है। लेकिन अब ये ताजा मामला आ गया है। लेकिन इस ताजा मामले में शुरुआती जांच में जो कुछ आया उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन तेजी से आगे बढ़े। इसमें सियासी दखल नहीं होना चाहिए और इंसाफ हर हाल में मिलना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।